गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे महासागरीय लवणता और लवणता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था महासागरीय तापमान को कौन कौन से कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं। महासागरीय तापमान का लंबवत और क्षैतिज वितरण किस प्रकार से है। आज हम पढ़ेंगे लवणता। लवणता से मतलब है समुद्र के अंदर पाए जाने वाला, हमको पता है ना समुद्र का पानी कैसा है, खारा है, तो वो जो खारापन है उसी को हम कहते हैं लवणता। तो पानी के अंदर जो घुला हुआ नमक है और भी बहुत सारे भौतिक कठोरताएं हैं जिसके कारण उसका पानी का जो स्वाद है वो खारा हो जाता है। उस खारेपन को ही लवणता के नाम से जानते हैं और इसको हमेशा हम प्रतिशत के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। प्रतिशत के द्वारा इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, किंतु वो प्रतिशत नहीं हो करके बल्कि क्या होता है कि 1 किलोग्राम सागरीय जल में घुले हुए ठोस पदार्थों की कुल मात्रा को लवणता कहते हैं। मान लो 1 लीटर पानी है और उस 1 लीटर पानी के अंतर्गत मान लीजिए 30 ग्राम जो है लवणता है। 30 ग्राम उसके अंदर ठोस पदार्थ है जिसको कि हम क्या कहेंगे 30%। इस प्रकार से हम उसको प्रतिशत के रूप में प्रतिशत इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। आपको सिंबल दिख रहा है, ये 2 जीरो होंगे नीचे, ठीक है। तो सामान्य जो रूप से जो सागरीय भाग होते हैं उनमें लवणता जो होती है वो होती है प्रति 1000 ग्राम जल में। ये मतलब 1 किलो जल के अंदर जो लवण की मात्रा होती है उसको हम प्रतिशत के रूप में दर्शाते हैं। और सागरीय जल में 30 ग्राम लवण की मात्रा, इसका मतलब कि अगर 30 ग्राम मात्रा है तो वो 30% के रूप में हम उसको प्रतिशत के रूप में हम उसको प्रदर्शित करेंगे। तो ये जो महासागरों की जल लवणता है उस पर उसका प्रभाव जो है उस पर जीव जंतुओं पे, वनस्पतियों पे, सब पर इसका प्रभाव होता है। महासागरों के अगर बहुत ज़्यादा खारापन है किसी भी महासागरीय भाग में तो फिर वहाँ पर जो वनस्पति और जीव जंतु है उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा जो तापमान है, घनत्व है, धाराएं हैं, दबाव है, इन सब का ये सब जो है लवणता के द्वारा प्रभावित होती है। और जो सागर का जो पानी होता है उस पानी का जो आपको पता है ड्यू पॉइंट जो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो लवणता पे प्रभावित करता है। बहुत अधिक खारा महासागर है तो उसमें लवणता की मात्रा अधिक है तो उसका जो जमाव बिंदु होता है वो बहुत देरी से आता है, उसका जमना देर से प्रारंभ होता है। और बहुत अधिक लवणित सागर जो होते हैं वो बहुत देर से जमते हैं। इसी तरीके से जो उनका क्वथनांक या उबाल बिंदु जो होता है वो भी सामान्य से ज़्यादा ऊंचा होता है। यानी कि जितने ज़्यादा गहरे, जितने ज़्यादा लवणता युक्त सागर होते हैं उतने ही अधिक उनमें बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो भी ज़्यादा होती है। उसकी बॉइलिंग पॉइंट प्लस उनका फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ही ज़्यादा हो जाती है। और वाष्पीकरण जो होता है, अधिकतर जो शुद्ध पानी जिसमें लवणता कम होती है उनका वाष्पीकरण अधिक होती है। इन सब का जो सागरों में रहने वाली धाराएं, मछलियां, जीव जंतु, प्लैंकटन आदि के ऊपर महासागरीय लवणता का प्रभाव पड़ता है। तो महासागरीय जो लवणता है ये होती क्या है, इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं उसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो आपको जब मैं वो पढ़ाऊँगी प्लेट टेक्टोनिक, उसमें चैलेंजर वाला जो इन्वेंशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चैलेंजर इन्वेंशन एक तरीके से उस वक्त सागरों के बारे में अध्ययन करने का एक ये चैलेंजर टीम थी जिसने कि इन्वेंशन किया था। उसके में जो डिटमार ने क्या किया था, सागरों में 27 प्रकार के लवणों के बारे में पता लगाया था कि समुद्र के अंदर जो लगभग जो है 27 टाइप्स ऑफ जो वो है लवण है जो पाए जाते हैं, उनमें से 7 प्रकार के जो लवण होते हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और ये अधिकतर जो है ये लवण की मात्रा होती है महासागरों में 33 से लेकर के 37% के बीच में सामान्य रूप से होती है। कहीं पर ये कम और कहीं पर ज़्यादा होती है। जैसे टर्की की वान झील है, वान झील में 330% यानी कि 1 किलो पानी के अंदर 330 ग्राम जो है लवण की मात्रा होती है। ऐसे ही मृत सागर है, बहुत अधिक लवणता वाले हैं, लेकिन सामान्य तौर पर 33 से 37% के बीच में लवणता रहती है सामान्य रूप से। तो कौन कौन से जो खनिज हैं जिनके कारण की लवणता आती है, जिसमें सबसे ज़्यादा होता है वो होता है सोडियम,
क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है ये मान के चलते हैं कि लगभग प्रति 1000 ग्राम पर 27 ग्राम जो है लवण होता है, यानी कि टोटल 77% जो है वो नमक होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है जो कि 3 ग्राम के आसपास होता है, यानी कि टोटल पानी में लगभग 10% होता है। मैग्नीशियम सल्फेट होता है जो कि 1.6 ग्राम होता है। कैल्शियम सल्फेट होता है जो कि 1.2 ग्राम होता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये 4 जो है मुख्य रूप से लवण है जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। इसके अलावा पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कुल मिला के हम अगर देखें तो लगभग 35% जो है इस प्रकार के तत्व जो है औसत रूप से एक समुद्र के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब हम देखें कि महासागरों में जो ये लवणता है, इस लवणता के मुख्य स्रोत कहाँ से हैं, महासागरों में ये लवणता आती कहाँ से है। बच्चों, जो महासागरीय लवणता का जो मुख्य स्रोत है वो पृथ्वी खुद ही है। क्योंकि पृथ्वी में क्या है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी की ऊपरी जो परत है, परपटी है, क्रस्ट जो है वो जो है उस पर लवण की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो जो वो पृथ्वी के, जैसे मान लीजिए पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो परत जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, प्रपटी कहते हैं, भू प्रपटी कहते हैं, ये जो है इसका जब विघटन होता है तो उसमें जो लवण होते हैं वो बाहर विघटन या वियोजन, पहले भी ये शब्द आए थे, यानी केमिकल रिएक्शन के कारण या भौतिक विघटन के कारण जब चट्टानें टूटती हैं तो उनमें से जो नमक या लवण होता है वो अपरदन के कारकों के द्वारा सागरों में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण के सागरों में लवण की मात्रा में वृद्धि होती है। इसके अलावा नदियां जो है वो भी सागरों में लवणों को पहुंचाने का भी काम करती है और लवणता को कम करने का काम भी करती है। इसके अलावा जब पवनें चलती हैं, पवनें भी अपने साथ नमक वाले स्थलों से उड़ा करके नमक को ऐसे ले जाती हैं और जहाँ पर भी ये उड़ने में असमर्थ होती है, उड़ा के ले जाने असमर्थ होती है, वहाँ पर ही इन लवणों को छोड़ देती है। तो इस प्रकार से सागरों में लवण का निक्षेप होता है। इसी प्रकार से जो यदि नदियों द्वारा लाए गए लवण में कैल्शियम की मात्रा 60% होती है और नदियों के जल में सोडियम क्लोराइड का 77% होता है, यानी कि नदियाँ जो है सोडियम क्लोराइड जो है नदियों तक लाती है। और कहाँ जहाँ पर नदियों का स्वच्छ जल होता है वहाँ पर कई बार जो है 2% लवणता भी पाई जाती है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो नदियाँ हैं वो सिर्फ महासागरों में लवणता को बढ़ाती नहीं है बल्कि उसको नियंत्रित भी करती हैं। अब इसके अलावा महासागरों में क्या होता है, ज्वालामुखी आते रहते हैं, तो ज्वालामुखी के जब लावा निकलता है उस लावा के साथ बहुत सारे लवण होते हैं, है ना। इसके अलावा महासागरों में जो वो जिसके कारण कि उन लावा के में जो लवण होता है जिसके कारण कि महासागरीय जल में लवणता मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि ये जो लवणता है, महासागरीय लवणता को कौन कौन से कारक है जिसके कारण कि कई महासागर तो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लवणता वाले और कुछ महासागर ऐसे हैं जो बहुत ही कम लवणता है। जैसे कि हम देखते, मैंने अभी आपको बताया कि टर्की की वान झील है जिसमें कि 1 किलोग्राम पानी के अंदर 330 ग्राम, मृत सागर में 220 ग्राम लवणता पाई जाती है ना। और कुछ महासागर है जिसमें बहुत कम, जैसे कि बाल्टिक सागर है ना, कैस्पियन सागर का उत्तरी भाग है जहाँ पर कि लवणता बहुत कम पाई जाती है। तो इसका हम देखते हैं कौन कौन से कारक है। तो महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले में महत्वपूर्ण कारकों में से हम देखते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से तात्पर्य बच्चों आपको पता है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी भाप बनना प्रारंभ हो जाता है। मान लीजिए पानी के अंदर आप कोई लवण घुले हुए हैं, चाहे नमक है, तो क्या होगा, कोई भी ठोस वस्तु जो पानी के अंदर घुली हुई होती है वो उसका तो वाष्पीकरण होता नहीं है, पानी का ही वाष्पीकरण होता है। जो ठोस तत्व होते हैं वो बर्तन के अंदर ही जमे हुए रह जाते हैं। ऐसे ही समुद्री भागों में जहाँ पर वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर लवणता जो है अधिक होगी। जहाँ पे वाष्पीकरण अधिक वहाँ पर लवणता अधिक, यानी कि सीधा संबंध होगा लवणता और वाष्पीकरण में सीधा संबंध। जहाँ पर वाष्पीकरण अधिक वहाँ पर लवणता भी अधिक होगी। जितना अधिक वाष्पीकरण, वो मैंने आपको बताया ना कि पानी तो भाप बन के उड़ जाता है, पानी भाप बन के उड़ गए, लेकिन उसके अंदर जो ठोस तत्व होते हैं वो तो भाप नहीं बन पाते हैं, वो पानी के अंदर ही रह जाते हैं, जिसके कारण कि लवणता में वृद्धि होती है। तो वाष्पीकरण
के साथ पवन जो वाष्पीकरण जहाँ अधिक होगा वहाँ पर लवणता भी अधिक होती है। जहाँ पर वाष्पीकरण कम होता है वहाँ पर लवणता कम होती है। जैसे कि भूमध्य रेखीय जो उच्च तापक्रम वाले भाग में वाष्पीकरण होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, पृथ्वी के ऊपर जैसे ये ग्लोब है और इस ग्लोब के ऊपर ये 0 डिग्री है और ये 20 से 30 डिग्री अक्षांश का ये वाला जो हिस्सा है बच्चों, ये हिस्सा है, यहाँ पर सर्वाधिक वाष्पीकरण होता है। तो विश्व का सबसे अधिक वाष्पीकरण भी इन्हीं महासागरों में पाया जाता है। हिसाब से देखा जाए तो जो वाष्पीकरण सबसे अधिक कहाँ होना चाहिए, भूमध्य रेखा पर होना चाहिए, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर वाष्पीकरण के साथ साथ क्या होता है, रोज़ बारिश होती है भूमध्य रेखा पर, इसलिए स्वच्छ जल, बारिश का जल भी यहाँ पर मिलता रहता है। इसलिए यहाँ पर अधिकतम वाष्पीकरण नहीं हो करके बल्कि अधिकतम वाष्पीकरण जो होता है वो होता है जो वो होता है ना विषुवत रेखीय क्षेत्र जो है वहाँ पर होता है। अयनवर्ती क्षेत्रों में सबसे अधिक वाष्पीकरण होता है, इसलिए वहाँ पर सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर नहीं पाई जाएगी, है ना। कहाँ पर पाई जाती है, अयनवर्ती भागों में जो है अधिक लवणता होती है। अब हम देखते हैं वर्षा जल की आपूर्ति, कि जिन भागों में अधिक वर्षा होती है उन पर लवणता की मात्रा कम होगी, क्योंकि वहाँ पे स्वच्छ जल की आपूर्ति हो जाती है। स्वच्छ जल की मात्रा के कारण लवणता कम हो जाती है। और जिन भागों में अत्यधिक वर्षा नहीं हो और वहाँ लवणता कम होगी। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में मैंने बताया था ना अभी आपको, क्योंकि वहाँ पर घनघोर रोज मूसलाधार वृष्टि होती है, जिसके कारण की न्यून वर्षा जिसके कारण कि वहाँ पर न्यून लवणता रहती है। जबकि न्यून वर्षा के कारण जहाँ पर न्यून वर्षा होती है, जो अयनवर्ती क्षेत्र होते हैं वहाँ पर लवणता अधिक पाई जाती है, जहाँ वर्षा कम होती है। ठीक है। अब आप कहोगे ध्रुवीय प्रदेशों में तो वर्षा बहुत कम होती है, क्योंकि वहाँ पर तो वाष्पीकरण, वहाँ पर संघनन की क्रिया ही नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर वाष्पीकरण ही नहीं होता है। किंतु वहाँ पर हिम के पिघलने के कारण जो है वर्षा के द्वारा तो शुद्ध जल की आपूर्ति नहीं होती है, लेकिन हिम के द्वारा वहाँ पर शुद्ध जल की आपूर्ति होती है। इसलिए शीतोष्ण कटिबंधीय जो महासागर होते हैं वहाँ पर बर्फ़ के कारण स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है। तो यानी कि भूमध्य रेखा पर भी अधिक वर्षा हो रही है। ध्रुवीय शीतोष्ण कटिबंधीय जो भाग है वहाँ पर जो महासागर है वहाँ पर भी स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है, जिसके कारण कि वहाँ पर उच्च लवणता नहीं पाई जाती। उच्च लवणता पाई जाती 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास, जहाँ पर वाष्पीकरण अधिक और वर्षा कम होती है। अब अपन देखते हैं नदी के जल का आगमन। जो नदियाँ होती हैं वो दो काम करती है, एक तो लवणता लाती भी, क्योंकि नदियाँ जब आती है तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी और कई सारे ठोस तत्वों को घोलते हुए आती हैं अपने साथ, और साथ ही वो स्वच्छ जल की आपूर्ति भी करती हैं। अधिकतर जो नदियों के मुहाने होते हैं वहाँ पर लवणता कम पाई जाती है, जैसे गंगा नदी है, कांगो नदी है, नाइजर है, अमेज़न है, सेंट लॉरेंस नदियाँ हैं। इन सब की नदियों के मुहाने जो होते हैं वहाँ पर लवणता कम पाई जाती है। ठीक है। कहाँ पर, नदियों के मुहाने पे। नदियों का मुहाने मतलब जहाँ पर नदियाँ आकर के सागर में गिरती है वहाँ पर लवणता कम पाई जाती है। इसके अलावा बंद सागर जो होते हैं, बंद सागर से मतलब होता है जिनमें कि काला सागर है, कैस्पियन सागर है, जिनका पानी बड़े महासागरों में आकर के नहीं मिलता है, ऐसे सागरों को हम बंद सागर कहते हैं। तो इस प्रकार के जो सागर होते हैं इसमें लवणता, अगर वहाँ पे कोई नदी है जैसे कृष्णा सागर है, यानी कि काला सागर में डैन्यूब नदी मिलती है, नीपर निस्टर नदियाँ मिलती है, जिसके कारण कि उसमें लवणता 8% तक पाई जाती है। और जहाँ पर बंद सागर कुछ हैं, जिन रूम सागर है, रूम सागर जो है वहाँ पे 40% तक लवणता पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर नदियों का शुद्ध जल तो नहीं आता है और उस पानी का अन्य महासागरों से संपर्क नहीं हो पाता है, जिसके कारण की लवणता बढ़ जाती है। इस प्रकार से स्वच्छ जल के साथ साथ नदी अगर किसी महासागर में आके गिरती है तो वो लवणता को कम करती है। जहाँ नदियाँ नहीं होती है वहाँ पर लवणता बढ़ जाती है। ख़ास तौर से जो छोटे सागर होते हैं उनमें अगर उनका पानी अन्य सागरों से नहीं मिलता है तो वहाँ पर लवणता बढ़ जाती है। अब अपन देखते हैं वायु दाब और वायु की दिशा। जो पवनें होती हैं वो महासागरीय भागों के ऊपर चलती हैं। जहाँ भी महासागरीय भागों पर जो पवनें चलती हैं
पवनें क्या करती हैं, महासागरीय भागों की लवणता को प्रभावित करती है। कैसे करती है? जहाँ पर प्रति चक्रवातीय दशाएं चलती हैं, पवन स्थिर होती है, उच्च तापमान के कारण लवणता में वृद्धि हो जाती है। जहाँ पर प्रति चक्रवातीय दशाओं से मतलब है जहाँ पर कि मंद गति से रफ्तार चल रही है, हवाएं जो है एक इस केंद्र से बाहर की तरफ हवाएं चल रही हैं, तो ऐसी में क्या होती है, वर्षा नहीं होती है, मौसम खुला रहता है, पवन स्थिर रहती है। ठीक है, तो उसमें ऐसी स्थिति में क्या होता है, तापमान अधिक होते हैं, जिसके कारण कि लवणता में वृद्धि होती है। ऐसा अयनवर्ती भागों में इस प्रकार की स्थितियाँ बन जाती हैं 12 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच में। वहाँ पर वायुदाब एवं प्रति चक्रवाती दशाओं के कारण वहाँ पर जो है उच्च लवणता पाई जाती है। हवाएं जो हैं इसके वितरण को भी प्रभावित करती हैं, पुनर्वितरण में भी सहायता करती है। कि जैसे मान लो एक सागरीय भाग है, इसके ऊपर से हवाएं चल रही हैं, हवाएं क्या करती हैं, हवा अपने साथ साथ समुद्र के पानी को भी अपने साथ हिला देती हैं, तो सतह का जल होता है वो आगे खिसक जाता है और नीचे का जल जो है वापस ऊपर आ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, सागरीय जल में गति चलती रहती है। इस गति के कारण जो है लवणता अधिक बढ़ नहीं पाती है सागरीय गति के कारण। और जिन भागों में हवाएं कम चलती हैं उन भागों में लवणता अधिक पाई जाती है। जैसे कि जो व्यापारिक हवाएं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों से खारे जल को महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर ले आती हैं, तो महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर तो लवणता को बढ़ा देगी। इस सतह के जल को जहाँ पर लेके गई वहाँ पर तो लवणता को बढ़ा देगी, और जहाँ से लेके गई वहाँ की लवणता को घटा देती है। यानी कि पूर्वी भागों में तो लवणता को बढ़ा देती है और पश्चिमी भागों में लवणता को घटा देती है। इसी प्रकार से बच्चों जो मैक्सिको की खाड़ी में लवणता 30 से 37% तक के बीच में पाई जाती है, जबकि कैलिफोर्निया तट पर लवणता कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर पछुआ पवनें जो हैं इस प्रकार से पछुआ पवनें क्या करती हैं, पश्चिमी तटों पर लवणता को बढ़ाती है और पूर्वी तटों पर लवणता को कम कर देती हैं। इस प्रकार से ये जो क्योंकि ये हवाएं चलती हैं ना, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें स्थायी पवनें होती हैं जो कि लवणता को प्रभावित करती है। अब अपन देखते हैं सागरीय गतियाँ। सागरीय गतियों से तात्पर्य है सागर में जो कुछ भी सागर का छोटा बड़ा होना, बंद महासागर होना, है ना, तो ये सारे जैसे सागर की में धाराएं चलती हैं, तरंगें चलती हैं, तरंगें तापमान को कम ज़्यादा जो होता है उसको प्रभावित करती है। महासागरों में ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं तो लवणता प्रभावित होती है। ठंडी धाराएं जो होती हैं उत्तरी गोलार्ध से आती है तो उसमें लवणता की मात्रा कम होती है। गर्म धाराओं में लवणता की मात्रा अधिक होती है। दोनों धाराएं मिलकर के लवणता को घटा देती है। बंद सागर जो होते हैं उनमें धाराएं नहीं चलती हैं, इसलिए जितने भी सीमांत जो बंद सागर होते हैं अक्सर उनकी लवणता अधिक होती है। सीमांत सागर जो मार्जिनल सागर होते हैं अक्सर उनमें भी लवणता अधिक होती है। ठीक है, तो धाराएं महत्वपूर्ण कारक होती जो कि तापमान को महासागरीय भागों के तापमान को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत से कारक हैं जो नियंत्रित और प्रभावित करते हैं, जिसमें वर्षा का जल हो गया, नदियों का जल हो गया, हिम पिघलना हो गया, वाष्पीकरण हो गया, उच्च वायुमंडलीय दशाएं हो गई, सागर के आंतरिक कारक हो गए, है ना। ये कारक जो हैं वो है वायुदाब और पवनें हैं। ये सभी कारक है जो कि महासागरीय लवणता को प्रभावित करती है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे महासागरीय लवणता का जो वितरण है विश्व में वो किस प्रकार से है। इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे और इसमें जो PDF शेयर करूँगी उसको आपको समझना भी है।